नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जहां पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस देखते हैं, जहां पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस टॉपिक होती है उसकी मैं डिस्कशन आपके साथ करता हूँ। जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां पे जाके आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो डिस्कशन करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल में। सबसे पहला जो एडिटोरियल है वो है बिहार इलेक्शन कैंपिंग को लेके। ठीक है, अपने काम का कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन एक चीज है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि आप जब कभी भी अपना आंसर लिख रहे हो, कल थोड़े दिन पहले मैंने जैसे आपसे कमलनाथ जी वाला जो स्टार कैंपिंग वाला जो था सुप्रीम कोर्ट वाला इश्यू वो बताया था, तभी मैंने आपको बताया था कि आप जब कभी भी अपना आंसर लिखते हो तो उस आंसर में आपको ना तो किसी प्रतिनिधित्व का नाम लिखना है। जैसे मान लो आप प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हो, आपको पता ही है नरेंद्र मोदी जी है, ठीक है, तब भी उनका नाम नहीं लिखना है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिखना है। आपको वहां पे शब्द जो आपके होने चाहिए वो होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और पॉलिटिकल लीडर ऑफ मध्य प्रदेश। उसी हिसाब से ना तो पार्टी का नाम आना चाहिए, ना उस व्यक्ति का आना चाहिए, सिर्फ एक पद का नाम आना चाहिए, वो है स्टार कैंपेनर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको अपने आंसर में पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी दिखानी है। दूसरा है अर्नब गोस्वामी, जो रिपब्लिक टीवी चैनल के होस्ट भी है, ठीक है। तो उनको अरेस्ट किया गया है 2 साल पुराने केस में, तो उसकी इंफॉर्मेशन दी है। अपने काम के लिए वो भी नहीं है। तो आज मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ, वो टॉपिक है चाइना वाला एरिया, अक्साई चीन वाला एरिया। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता दूं कि पूरी चीज क्या है, जो यहाँ पे राइटर अपने से कहना क्या चाहते हैं। तो जैसे एक चीज पता होगी कि जैसे हम जम्मू कश्मीर वाला एरिया बात करें, तो पहले का और अभी, यानी जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया हो गया, तो न्यू मैप के अनुसार मैं आपसे काफी सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस करूंगा। उसके अंदर ही मैं आपको बता देता हूँ कि जो पहले जम्मू कश्मीर था, ठीक है, तो वहां पे जो एरिया पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है उसको हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, उसको हम पीओके कहते हैं। तो चाइना ने जो अक्साई चीन वाला एरिया ऑक्यूपाई किया है उसको हम चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर क्यों नहीं कहते? अभी वो लद्दाख का एरिया है, तो हम चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख क्यों नहीं कहते? ठीक है, ये कहना है किसका? राइटर का। इसका ही डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो दो तीन चीजें पता होनी चाहिए उसकी डिस्कशन करता हूँ। वहां पे पहला आता है सक्सकम वैली, ठीक है, वो, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो आप ध्यान से देखिए, आपके सामने जो ये मैप है, ठीक है, ये पुराना मैप है। नया मैप आप देखिए, इंडियन पॉलिटिकल मैप आपको देखना है। वहां पे क्या होगा, जैसे ये पूरा एरिया था, ठीक है, तो अभी ये जो एरिया है यहाँ से इतनी लाइन, ये आप जो लाइन यहाँ से देख रहे हैं, तो ये पूरी लाइन यहाँ से जैसे आप ये पूरा एरिया देखे, तो अभी वो एरिया हो गया लद्दाख का एरिया, ठीक है। ये पूरा अभी जो नया मैप है उसमें ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया और ये लद्दाख वाला एरिया, यानी ये पूरा एरिया लद्दाख हो गया। तो जैसे आप यहाँ पे ही देख सकते हैं, ये जो लाइन है उसको हम कहते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। उसके पार वाला जो ए वाला एरिया है, गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया, जो हम डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी काफी टाइम से, तो ए पीओ के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। और इसी अभी जो एरिया था, जो ये अक्साई चीन वाला एरिया है, जो अभी लद्दाख का पार्ट है, तो ये चाइना ने ऑक्यूपाई किया है। तो हम इसको चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख या चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर क्यों नहीं कहते? ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी बात है वो है सक्सगम वैली वाली। तो आपको पता होगा 1963 में जो पाकिस्तान है उसने ये सक्सगम वैली है, ठीक है, वो चाइना को गिफ्ट किया था। अभी ये एरिया है भारत का, ठीक है, डिस्प्यूटेड एरिया है। देने वाला कौन है? पाकिस्तान। और लेने वाला कौन है? चाइना, ठीक है। ये चाइना का कसगर वाला एरिया, ये चाइना का कसगर वाला एरिया है, जहां से चाइना पूरा क्या करता है, अपना जो बेस है वो ऑपरेट करता है। और ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है, इसलिए चाइना को ये जो हम देखें काराकोरम रेंज तक उसकी क्या हो गई, उसकी रीच हो गई है, ठीक है। उसका रीजन है ये सक्सकम वैली। तो ये डिस्प्यूटेड एरिया है। अभी एक और टॉपिक डिस्कशन हम करने वाले हैं, उससे पहले मैं उसका भी मैप आपको दिखा दूं तो आपको वो भी आइडिया आ जाएगा। वो है कसगर से जो ग्वादर पोर्ट तक जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना हुआ है, ठीक है। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू यहाँ से हाईवे के जैसा बड़ा रोड बनाया हुआ है। इसका मेन रीजन क्या है कि मान लो कभी भी अगर, जैसे बताया जाता है कि चाइना ने इंडिया के साथ अगर कोई भी वॉर की कंडीशन हुई, तो इसी रास्ते का इस्तेमाल करके चाइना है वो इंडिया को, पूरे इस रीजन को कवर कर सकता है, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण लोकेशन है, जैसे ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया है। और इसी एरिया में आप देख सकते हैं यहाँ पे चाइना का पूरा एरिया एक असगर वाला एरिया से लेके ये पूरा कंट्रोल करते हैं। तो गिलगित बाल्टिस्तान एरिया में एक तो ये हो गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में।
जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, इसके अलावा चाइना ने इस एरिया में अपना डैम प्रोजेक्ट में और काफी सारे प्रोजेक्ट में ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है। अभी जैसे चाइना को डर हो गया है, उनको पता भी चल गया कि भाई देखो अभी ये लद्दाख वाला पार्ट हो गया, कल उठ के जो अपना इंडिया है, ठीक है, वो एरिया जो इंडिया का ही है वो ले लेगा, ठीक है। तो उनका जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो जीरो होगा, और ये भी एरिया फिर इंडिया का ही वो चाइना को देना पड़ेगा, जिसपे अभी कौन कंट्रोल करता है, जिसपे अभी चाइना कंट्रोल करता है, तो वो भी एरिया देना पड़ेगा, ठीक है। वो चाहता नहीं है, वो ये सब चीजें होने देने, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो उसको जीरो नहीं होने देना चाहता है, और यहाँ पे जो एरिया है वो फिर से भारत को रिटर्न करने के लिए चाहता नहीं है, ठीक है। और ये तो बात होगी पीओके की, और हम बात करें कि भाई कल उठ के ऐसा भी हो कि अक्सय चीन वाला जो एरिया है ये भी जो चाइना ने ऑक्यूपाई करके रखा है वो भी हम ले ले, क्योंकि वो हमारा ही एरिया है, ठीक है। हमें ना दूसरे का किसी का एरिया चाहिए, ना हम अपना एरिया किसी को देंगे, ठीक है। तो उसको क्या लगा कि भाई देखो इसके लिए एक्शन लेना चाहिए, तो सीधे सीधे नहीं करता है, वो क्या करता है, पाकिस्तान को उकसाता है। तो पाकिस्तान इसको अपना एरिया बताते हैं, ठीक है। इस एरिया में और जम्मू कश्मीर वाले में देखा होगा कि जो भी कोई एक्टिविटी होती थी, टेररिस्ट एक्टिविटी होती है या कुछ भी होता है, तो उसके लिए फंडिंग कौन करता है, उसके लिए फंडिंग चाइना करता है, ठीक है। उससे क्या हो, वहां पे पॉलिटिकल इम्बेलेंस बना रहे, वहां पे लोग है वो ज्यादा जो सही इंफॉर्मेशन है उन तक ना पहुंचे, ठीक है। और इंडिया ये एरिया ना ले सके, इसके लिए वो कार्य करता रहता है। तो अभी यहाँ पे फिर अभी ये सारा एरिया मैप बेस है, आप अपने से भी देखना, ठीक है। सक्सकम वैली वाला एरिया और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन देखनी होगी। तो यहाँ पे एक बात समझिए, हम जैसे पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, उसी प्रकार से हम चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं कहते। क्यों? क्योंकि चाइना है वो अपने जो फॉरेन पॉलिसी में जो ऐसे डिस्प्यूटेड एरिया होता है उस टॉपिक को अच्छे से डील करता है, ताकि चाइना का नाम ना आया। हम पता तो यही है, सक्सगम वैली पे भी किसका भी कंट्रोल है, चाइना का। अक्सय चीन वाले में किसका है, कंट्रोलिंग है, चाइना का। अभी इंडिया ने 370 आर्टिकल हटाए थे, ठीक है, ताकि वहां के जो लोग हो उनके जो बेसिक फैसिलिटी हो, जो बेसिक नीड्स हो वो पता चले, वो प्रोवाइड की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरी चीज, वहां पे टूरिज्म डेवलपमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, होटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना जरूरी है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। तो अभी इसको हटा के वो सारी चीजें शुरू की गई, ठीक है। एजुकेशन के लिए, इंटरनेट के लिए काफी सारी सर्विसेज की जाती है, ठीक है। तो इसका उसने उल्टा विरोध किया इंटरनेशनल फोरम, कि देखो चाइना है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहा है, ठीक है। उसको वहां पे कोई पॉजिटिविटी दिखती नहीं है, जबकि खुद इंडिया चाहता है कि भाई 370 हटे, ताकि लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सके, वहां पे खुद का डेवलपमेंट हो, वहां पे लोगों को रोजगार मिल सके, ठीक है। इन्वेस्टमेंट होगा, होटल इंडस्ट्री आएगी, टूरिज्म डेवलप होगा, तो वहां पे जितने भी लोग हैं एग्रीकल्चर में, हम देख रहे हैं धीरे धीरे वहां पे जो केसर है उसको भी जीआई टैग दिया गया, तो वहां पे एग्रीकल्चर में भी जो कुछ युवा है वो काम कर सके, ऐसा काम किया जा रहा है। लेकिन उसको उस चीजों से कोई मतलब ही नहीं, वो चाहते हैं कि वहां से कभी 370 हटे ही नहीं, ठीक है। तो जो हम कहते हैं कि वहां पे गवर्नेंस होना चाहिए, वो कभी बिल्ड ही ना हो, तो इस चीज के लिए वो कार्य करता है। और इसके लिए वो चाइना की जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उसके लिए फंडिंग भी प्रोवाइड करता है। तो इसी कारण की वजह से जो पाकिस्तान है, जो आतंकवादियों का सेफ हेवन गिना जाता है, उसको एफएटीएफ ने, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में रखा है, क्योंकि वो कोई एक्शन ले रहा नहीं है। सक्सगम वैली उनके पास है, इसलिए काराकोरम रेंज जो है सक्सगम वैली में, उस तक ट्रांस काराकोरम रेंज तक उसकी रीच हो गई है, ठीक है। उसको खुद को पता है कि भाई हम यदि वो सक्सगम वैली उनको वापस देनी पड़ी तो इंडिया की रीच जो कसगर वाला एरिया है वहां तक हो जाएगी, उनका पेट्रोलिंग बढ़ जाएगा, हमारा जो भी कुछ काम होता है बॉर्डर डिस्प्यूट से लेके जो काम हो रहा था वो बंद हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो ये ऐसी कंडीशन है कि सब सारे अगर अच्छे से काम होते हैं जिस प्रकार से बात करें, तो सारे बेनिफिट इंडिया के पास आएंगे। और ये बायलेटरल यानी दो कंट्रियों की जो जम्मू कश्मीर को लेके इश्यू चल रहा है, पाकिस्तान और इंडिया का, इसमें चाइना हर बार टांग अड़ाता है। और टांग भी कैसे, कि भाई हम खाली 370 हटा के उस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहे तो प्रॉब्लम है, जबकि पाकिस्तान अपना जो नया मैप बनाए, ठीक है, उसमें वो गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया अपना दिखाए, वहां पे काम करे तो वो सही है, उसमें कुछ नहीं बोला। यानी पाकिस्तान करे वो सरकारी है, और भारत जो अपने लोगों के लिए करे वो गद्दारी है, उस प्रकार से। क्योंकि 370 तो भारत का है, ठीक है, इसमें जम्मू कश्मीर और इंडिया को ही डील करना है। यहाँ पे नहीं पाकिस्तान आता, नहीं चाइना आता, तो वो इंटरफियर क्यों करे, ठीक है। ये हमारा इंटरनल मैटर होना चाहिए। तो वही चीज को यहाँ पे बताया गया है कि भाई चाइना है वो काम भी करता है लेकिन पर्दे के पीछे, ठीक है, उनका नाम भी नहीं आता है। और जैसे ही यहाँ पे ऐसा ये सब चीजें बढ़ने लगी, उनको पता चल गया ये एक्शन में और अच्छा हो रहा है, तो पाकिस्तान को भी कहता है इस इश्यू, जैसे कि इंटरनेशनल फोरम में जब इश्यू जाता है कि पाकिस्तान के द्वारा गलत मैप प्रस्तुत किए, तो क्या बोलता है,
कि भाई इस चीज में हम कुछ बोलेंगे नहीं, हमारा मैटर नहीं है, ठीक है। यानी जो इंडिया कर रहा है आर्टिकल 378 है, तो वो उनका मैटर है, और पाकिस्तान के द्वारा जो इलीगल मैप दिखाया जाए तो उनका मैटर नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं कैसे चाइना इन सभी चीजों को मैनिपुलेट करने में आसान रहता है हर एक जगह पे, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है। बाद में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है वियना में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके बारे में। तो टेररिस्ट अटैक को लेकर हम काफी सारी इंफॉर्मेशन बता चुके हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे जो टेररिस्ट एक्टिविटी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में मैं भी काफी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। और इनमें ऐसे लोगों को लाया जाता है जो कहीं ना कहीं धर्म से पीड़ित होते हैं, धर्म से कोई ना कोई उनका अटैचमेंट अच्छा होता है, तो उसी चीज को इस्तेमाल करके ब्रेन वॉश करके इस चीज में लाया जाता है। उनके द्वारा ये बताया जाता है टेररिस्ट एक्टिविटी में जो जुड़े हुए लोग हैं वो, कि भाई जो आप कर रहे हो, ठीक है, वो एक आंदोलन है, आप धर्म को बचाने के लिए कार्य कर रहे हो, ठीक है, यानी आप धर्मात्मा हो, उस प्रकार से इसको देखा जाता है। हालांकि इसके वजह से डर, खौफ और काफी सारा कम्युनिके जो कम्युनिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रिलेशनशिप है, उसमें प्रॉब्लम आता है। लेकिन इन सारी भी चीजों को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो प्लूरलिज्म है और सेक्युलरिज्म है उस पर आपको अच्छे से अपनी एक सोच बनानी होगी, उस पर आपको अच्छे से एक कॉन्क्रीट पॉइंट्स बनाने होंगे कि भाई जब कभी भी टेरर के ऊपर कोई भी पॉइंट आए, ठीक है, तो उसको आप कैसे हाईलाइट करें। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन हम किसे इसको स्टॉप कर सकते हैं उसके लिए गाइडेंस दिया गया है, वो चाहे आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, आप वो तो पढ़ेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। कोई आतंकवादी है वो आपके सामने बम लेके खड़ा है और आप उसको भाषण दो कि भाई तुम कर रहे हो गलत है, इंसानियत के खिलाफ है, तो 99% चांस है वो बम आपके ऊपर ही फेंके, ठीक है। उस तरीके की बात होती है। देखते हैं, थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन है, हम अपने से डिमांड भी थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन की जाती है। प्रैक्टिकल कितना है वो फील्ड पे आप अप्लाई डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन इन्फॉर्मेटिव है, आप पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे बात हो रही है जो यूजीसी ने नई गाइडलाइंस दी है कि दिवाली के बाद जैसे कॉलेजेस और स्कूल के लिए, ठीक है, यानी ग्राउंड की कैपेसिटी के अनुसार जो 50% स्टूडेंट है उनके साथ आप उनको बुला सकते हैं और कर सकते हैं। गाइडलाइंस आई है, आपको गाइडलाइंस नहीं पूछी जाएगी, आपको यूजीसी का रोल क्या है, ठीक है। जो भी कोई गवर्नमेंट बॉडीज होती है, रेगुलेटिंग बॉडी होती है, उस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको यूजीसी वाला टॉपिक प्रिपेयर करना है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो अपने से इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे SC/ST एक्ट के बारे में, जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसके बारे में, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक पहली चीज यहाँ पे बात हो रही है शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के लिए, तो आपको अपने आंसर में कभी भी दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, भूल से भी आपको अपने आंसर राइटिंग में दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। आपको या तो शेड्यूल कास्ट लिखो या तो शेड्यूल ट्राइब्स लिखो, एक बार लिखो, फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में SC या ST लिखो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ही बताया गया SC/ST एक्ट, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, लेकिन एक बार फुल फॉर्म लिख देना, लेकिन दलित शब्द का इस्तेमाल मत करना। यहाँ पे अभी हो क्या रहा है वो समझिए। अपर कास्ट के जो लोग हैं वो लोअर कास्ट में आते हैं, जो SC/ST में आते हैं उनको प्रताड़ित करते हैं, ठीक है। ये आपने देखा होगा कई कई सारी जगह, लेकिन इनके लिए प्रोटेक्शन के लिए जैसे एक्ट है SC/SC एक्ट, ठीक है, SC/ST एक्ट, जिसमें क्या होता है यदि कोई अपर क्लास वाला जो इंसान है वो दूसरे दलित को या SC/ST के जो है उनको यदि प्रताड़ित करता है तो उनको सजा हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बताया क्या गया है, ये जो कास्ट बेस्ड जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इसमें किसको कोई भी जो हिस्सा है, ठीक है, मान लो किसी दो व्यक्ति में झड़प हुई है, एक है अपर कास्ट का और एक है SC/ST कास्ट का, ठीक है। तो इसमें झड़प होने का कारण जो अपर क्लास है उसने उसका इंसल्ट किया ही है, तो किस आधार पे किया है, ठीक है, जाति के आधार पे किया है या दूसरे किसी आधार पे। मान लो कोई सिविल प्रॉब्लम हो, कोई पैसे की मैटर हो, कोई लैंड प्रॉब्लम हो, ठीक है, अगर इससे मुद्दा चल रहा है और वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो दलित के द्वारा इसका क्या दुरुपयोग किया जा सकता है, कैसे, कि भाई ये इंसान मुझे जाति के बेस पे क्या कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, ठीक है, परेशान कर रहा है, तो इसका गलत इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। तो जो सही इंसान है उसको सजा मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो ये प्रताड़ित करने का, जो इंसल्ट करने का जो बेस है, ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए कि यदि ये कंडीशन बीटअप होती है तो ही उसको इस कैटेगरी में डाला जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम हो रही होगी या परेशान हो रही होगी तब तो किसी को पता नहीं चलेगा। कोर्ट के पास मैटर कब जाएगी, जब उसी चीज को FIR दर्ज होगी, ठीक है, कोर्ट में तब जाएगी, तब उसको पहले बताया जाएगा। उससे पहले क्या हुआ वो कैसे पता करेंगे कि भाई ये सारी जो मैटर है वो SC/ST एक्ट के अंदर हुई है, ठीक है। जो इंसान है जिस पे आरोप लगाया है, कोई भी व्यक्ति ने SC/ST में से किसी भी व्यक्ति ने जो आरोप लगाया है,
ये सही है कि गलत है, उसको इंसल्ट किया गया है या जाति के अनुसार इंसल्ट किया गया है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के अनुसार इंसल्ट किया गया है, वो पता कैसे करे, वो क्लियर होना चाहिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। जाति को लेकर, समीकरणों को लेकर काफी बार यूपीएससी भाव खो जाता है और पूछ लेता है, ठीक है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए तब भी आप देख सकते हैं और मेंस में आए तब भी आप देख सकते हैं। वर्ल्ड न्यूज की बात करें तो वर्ल्ड न्यूज में फिर से ट्रम्प साहब छाए हुए, ठीक है। ट्रम्प साहब की कुर्सी जाने के चांस ज्यादा है, ठीक है, और बिडेन जी के जीतने के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज है जो आपको पहले बता दूं कि जैसे यहाँ पे होता है कि भाई जब तक फाइनल डिसीजन ना आए, यानी अभी खाली पब्लिक ने वोटिंग किया है, पब्लिक के अनुसार इनके जो ट्रम्प जी और बिडेन जी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते, ठीक है, सेनेटर होते, उनका ही चुनाव हो रहा है और उसी हिसाब से जीत हो रही है। जब वो फाइनल इनको वोट कर देंगे उसके बाद हमें पता चलेगा कौन प्रेसिडेंट है, ठीक है। लेकिन जैसे डोनाल्ड ट्रम्प जी को हारने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, तो वो अभी से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, भारत के नहीं, उनके खुद के, ठीक है, वो आपको पता होगी, तो वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। आप देख सकते हैं उनके हारने के चांसेस ज्यादा है, यही इमेज में दिखाया भी गया। तो इसको और ज्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं, जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाता है, जो अमेरिका में प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसको मैं आपको इजी वे में बताऊंगा, तो सारी चीजें पता चल जाएगी। रिजल्ट आ जाए तो रिजल्ट के साथ समझाऊं, ताकि जो आने वाले भी फ्यूचर में कोई बच्चे उस चीज को देखे, उसको को रिलेट कर पाए, ठीक है। तो इनके जो रिजल्ट आ जाता है उसके बाद मैं उसकी इलेक्शन की प्रोसेस सारे आपको बता दूंगा। तो ये था आज का डेली करंट अफेयर एनालिसिस, ठीक है। इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ आप शेयर कीजिएगा, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं IAS लाइफस्टाइल एकेडमी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।